दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे माता पिता होते हैं जो सिर्फ एक बेटी की चाहत में दर दर मंदिरों पर माथा टेकते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में बेटी की सुख प्राप्त होती है तो वही बेटा जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से वह माँ और पिता को ज़िंदगी को तबाह कर जाता है। आखिर उनके सामने हर बार यही सवाल गूंजता है कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली। आज की घटना में सेम कुछ है। अब ऐसे ही होता है, एक लड़का होता है जो 5 बहनों का इकलौता ही भाई होता है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा खेल खेलता है जिसकी वजह से वह अपनी माँ के निर्मम तरीके से अब हत्या कर देता है। लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या कारण था, क्या मकसद था, क्या चाहत था, इन सब की चाहत को आप सब जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से प्रोडक्ट होने के नाते जो क्राइम स्टोरी है आज यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना आगरा ज़िला पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना जगदीशपुरा एक थाना लगता है। उसी के अंतर्गत जाना माने विजय विहार कॉलोनी पड़ता है। अब उसी कॉलोनी के ही रहने वाले होते हैं लाला राम सिंह। उनकी अपनी पत्नी होती है अब राधा देवी, जिसकी उम्र लगभग अब 65 साल के आसपास होती है। राधा देवी जो एक विधवा होती है। अब उनके घर में टोटल 6 बच्चियाँ होती हैं, जिसमें 5 के 5 बेटी और एक ही बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम अब मनीष होता है। मनीष की उम्र होता लगभग 18 के ही आसपास होता है। 5 बहनों में इकलौता होने भाई के नाते जाता है, उसका अलग रुतबा भी होता है, अलग व्यवहार भी होता है। उसका अपना पढ़ाई में जो मन होता है कतई अब लग नहीं पाता है। लेकिन परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता है। सुबह का जब टाइम होता है तो इधर जो होती है खुद राधा अब ड्यूटी के लिए निकल भी जाया करती थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर जैसे ही अब 28 फरवरी का वक्त आता है तो उसी वक्त अब इधर सुबह का टाइम होता है तो उसी दिन जो होता है मनीष अपनी चारपाई पर से उठता है। उठने के बाद अब देखता कि अभी तक माँ ज्योति किचन में खाना नहीं बनाई, क्योंकि उसकी रोज़ की आदत होती है कि उठने से पहले उसके पास चाह उसकी माँ जो होती है राधा देवी लाकर ज़रूर दे दिया करती थी। लेकिन आज जो होता है मनीष की जो नींद होती है खुद अपने आप खुलती है, जिसके बाद मनीष उठता है और बड़ी जल्दी किचन में पहुँचता है। देखता है कि हमारी माँ अभी किचन में नहीं। बार बार माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं पाता है तो वह अपने माँ के कमरे में जाता है। देखता है उसी समय उसके रोंगटे और पैर नीचे ज़मीन खिसक जाते हैं। पता चलता उसकी जो माँ होती, जो चारपाई होती, उसी पे पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़े होते हैं। तुरंत का तुरंत जो होता है मनीष अपने पड़ोसी एक डॉक्टर होते हैं रतन लाल मिश्रा, उनके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ के बारे में एक बात बता। रतन लाल मिश्रा जो होते हैं डॉक्टर होने के नाते जैसे करीब पहुँचते हैं उसी वक्त देखने के बाद वह भी सनस रह जाते हैं, क्योंकि इधर राधा देवी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। और तुरंत का तुरंत मनीष जो होता है अपनी ही सगी बहन स्नेहलता को खबर दे देता है, क्योंकि उसकी जो बहन होती है ठीक उसी विजय विहार कॉलोनी में ही रहने वाली होती है। अब स्नेहलता जैसी खबर पाती है उसी वक्त अब अपनी माँ के पास पहुँचते अपनी माँ की हालत को देखकर वह भी दहाड़ी मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। मनीष से यही बात कहने लग जाते कि आखिर माँ की हत्या किसने कर दी, आखिर तुम कहाँ थे। मनीष कहने लग जाता कि हम नशे में थे, जिसकी वजह से आकर हम अपने कमरे में अब सो गए, हमें नहीं पता था कि माँ के साथ ऐसा कुछ आज हो के रहेगा। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है, यानी कि वही जगदीशपुरा में। और जैसे वहाँ के थाना प्रभारी आदित्य कुमार खबर पाते उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और सीधा का सीधा राधा देवी के घर में घुस जाते हैं। तो उस समय जो होता है मोहल्ले का लोगों का जो जमावड़ा होता है अब राधा देवी के मकान के सामने पड़ा होता है। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आदित्य कुमार थाना प्रभारी उसी वक्त अंदर जाते हैं, देखते हैं कि इधर राधा देवी पूरी तरह से खून से लथपथ अब चारपाई पर पड़ी होती है। शरीर पर कई जगह काफ़ी तेजधार हथियार के गहरे गहरे घाव बने होते हैं।
इधर अंगूठी और गले में लॉकेट और पायल पड़े होते हैं। पूरी तरह से पुलिस की जो टीम होती है तो घटना की निरीक्षण भी करते हैं तो पता चलता है कि आखिर जो होता है राधा देवी की जो हत्या होता है वह लूट पुकड़ के इरादे से नहीं की गई है, बल्कि किसी का रंजिश पड़ा होगा राधा का, वही इसी ने मिलकर राधा की हत्या की होगी। और उधर जब मनीष से पूछताछ किया जाता, मनीष उस समय थोड़ी बहुत नशे में होता है, कहने लग जाता कि हम शाम को ड्रिंक करके घर लौटे थे, लेकिन माँ हमारे ऊपर थोड़ी बहुत गुस्सा तानी दिखाई और हम जाकर गहरी नींद में सो गए। और साहब हमें होश देश नहीं रहा, लेकिन हमारे कानों में कभी अपनी माँ के चीखने की आवाज़ नहीं आई। हमें उम्मीद है कि हमारी माँ ने दरवाज़ा खोल के रखा था, कोई घर के अंदर आया फिर माँ की हत्या कर कर न जाने कैसे चला गया। और पुलिस की जो टीम होती है तौ तरीके से घटना का जब निरीक्षण करती है तो पुलिस के मन में कुछ शंका वहीं हो जाता है, क्योंकि इधर मनीष की जो बोलने चालने का जो भाव होता है लोगों के मन में एक शंका बैठा देता है। लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर मनीष जिस तरह अपनी माँ को देखकर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रहा है तो लग रहा कि हद से ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है। यह बात जो था थाना प्रभारी इधर आदित्य कुमार के मन में भी घर कर जाता है, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद बॉडी का वही पंचनामा भर लेती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इसलिए लता के ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। इधर पुलिस की टीम इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए अब लग पड़ जाती है कि आखिर जो होता है इधर राधा देवी का किसी के साथ क्या दुश्मनी था। अब राधा देवी जहां पर काम करने के लिए बराबर जाया करती थी, पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, वहां पूछताछ करती है, लेकिन तब भी राधा देवी के कुछ करीबियों के बारे में अता पता नहीं चल पाता। लेकिन उनके जो होते सभी तैसी होते, पता चलता राधा देवी जो होता है बड़े नेक दिल के थे, क्योंकि उनके घर में सिर्फ उनका एक इकलौता बेटा होता है, वह भी 6ठे नंबर पर वही बेटा होता है मनीष। और मनीष के लिए ऑफिस में तो तरक्की वाली बात किया करते थे। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है मन में शंका लिए इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए लग पड़ जाती है। मुखबिर होते वह भी लग पड़ जाते कि आखिर पता चलो कि राधा के घर में किसी का बाहरी व्यक्ति का आना जाना हो। लेकिन जब मुखबिर द्वारा पता किया जाता तो पता चलता है कि मनीष अपनी माँ राधा के लिए हर बार घर में झगड़े तकरार किया करता था। और पुलिस के मन में यही शंका बैठ जाता कि कारण क्या है। और तभी मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि राधा का एक करीबी लड़की होती है जिसके साथ प्रेम रिश्ता बना हुआ। इसकी खबर जो होता राधा को था। इस चीज़ की खबर लगने के बाद राधा अपने बेटे के साथ तो तड़ा किया कर, जिसकी वजह से घर में कलह पनपता था और पुलिस के मन में यही शंका हो जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है ठीक दूसरे दिन दोबारा पहुंचती है मनीष से पूछताछ करने के लिए। और जब मनीष से पूछताछ किया जाता है मनीष के मन में शंका, जिसके उसके जुबान ना इधर उधर होने लग शुरू हो जाते हैं। वहाँ थाना प्रभारी आदित्य उसकी बातों को समझ जाते हैं और लेकर थाने पहुँच जाते हैं। लेकिन जब उसके सामने तौ तरीके वाले CCTV कैमरे के फुटेज के कुछ वीडियो रखे जाते हैं, उसके मोबाइल नंबर का जो लोकेशन होता रखा जाता है, पुलिस का शंका वहीं बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस अपना शक्तियाँ रूप अपना देते हैं। और मनीष देखता उसी वक्त टूट जाता है। लेकिन जो सच्चाई जो कहानी बतलाता है इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल आ जाता है। असल में राधा का अपना जो पति होता है लाला राम, मौके पर एक कोतवाली होने के नाते जो होता है उसका अपना बड़ा रुतबा होता है। उसके परिवार में टोटल 6 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 5 बेटियाँ और टोटल एक इकलौता बेटा होता है। लेकिन जब तक मनीष इस दुनिया में नहीं आया हुआ था तब तक राधा और राम जो होते हैं सिर्फ एक बेटे की चाहत में 5 बेटियों को इस दुनिया में ला चुके होते हैं। और बेटे की चाहत में दर दर कई मंदिरों के ठोकर मारते हैं, तो तरीके से माथा टेकते हैं कि आखिर उन्हें बेटा प्राप्त हो, जिसकी वजह थक हार जाते हैं। लेकिन उनकी सुनवाई बड़ी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से मनीष इस दुनिया में जब आता है तो परिवार में इकलौता बेटा होने के नाते जो होता है घर में धूमधाम से काफ़ी सारे फंक्शन भी करवाते हैं। दर दर उसके जन्मदिन को तौर तरीके से मनाते भी हैं। वक्त बीतता खुश नए तरीके से इधर अब जो होती है घर में 5 की 5 बत्तियाँ जैसे ब्याह लायक हो जाती है तो तीनों की तीनों जो बेटियाँ होती हैं मौके पर तौर तरीके से शादी के लिए अपनी खुद रिश्तेदार भी उसी बीच उनके रिश्ते भी हो जाते हैं। बड़ी बेटियां दूसरे तीसरे नंबर की जो बेटियां होते हैं उनके अपने अपने जो पति होते हैं मौके पर रेलवे कर्मचारी होते हैं। और इधर चौथे नंबर की जो बेटी होती है उसका अपना जो पति होता है मौके पर बैंक में मौके पर उसकी अपनी तैनाती होती है। 5वें नंबर की जो बेटी होती है उसका अपना पति एक प्राइवेट नौकरी वाला होता है। परिवार खुशमय होता है, किसी से कोई कमी नहीं होता है। अब घर में जो होता है तौ तरीके से ज़िंदगी चलता। तभी साल 2005 में लाला राम अचानक इतने परेशान हो जाते हैं जिसकी दवाई करते करते इधर राधा लाला राम के लिए ज़िंदगी तार कर देती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ साल 2010 में अचानक इस दुनिया को छोड़ के अब जब चले जाते हैं सारी की सारी जिम्मेदारी राधा के ऊपर आ जाती है। लेकिन राधा के पास उसका अपना बेटा मनीष
मनीष हो, जिसकी वजह से अब अपने बुढ़ापे का सहारा मनीष को मान लेती है और सारे धन खर्चे लाड़ प्यार जो होता है मनीष के ऊपर अब इधर राधा लुटाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता, लेकिन इसी बीच मनीष जो होता काफ़ी संगत वाले दोस्तों को पकड़ लेता है, बुरे वाले, जिसकी वजह से मनीष के साथ व्यवहार उसका अलग हो जाता है। दोस्तों के साथ रहकर उसका बराबर घूमना फिरना चालू हो जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जो होता है काल्पनिक नाम पूजा से हो जाता है। एक लड़की होती है, खूबसूरत होती है। उसी वक्त पूजा भी उसके जब पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती है तो बराबर मोल पार सारे आना जाना शुरू कर देती है, जिसके बाद मनीष जो होता है नशेड़ी एक लती बन जाता है। शराब सेवन, उसका सेवन और साथ में घूमना फिरना अलग जरिया बन जाता है। वक्त चलता है, लेकिन जैसे ही राधा को पता चलता है तो उसी वक्त अपनी बेटी को पाबंदी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक पता चलता मनीष लाड़ प्यार की वजह से उस हाथ से निकल चुका था जिस हाथ में उसको बराबर रहना चाहिए था। लेकिन पूजा के प्यार में इस तरह अंधा हो जाता कि पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला भी ले लेता है। लेकिन यह खबर जब राधा को लगता है तो राधा को पता चलता है कि आखिर जो होती है पूजा अलग बिरादरी की है, जिसकी वजह से राधा इस रिश्ते को कतई स्वीकार नहीं करती। और तभी हद तो तब गुजर जाता तब एक दिन यानी घटना से मात्र 4 दिन पहले जो होता है यानी कि वही 24 फरवरी को ही इधर पूजा को लेकर मनीष अपने ही कमरे पहुंचता। तभी शाम के टाइम में जैसे ही राधा लौटती है दरवाज़ा खुला होता है। वह सोच लेती है कि हो सकता है मनीष अंदर रहकर कुछ काम कर रहा हो, लेकिन जैसे अपने रूम में जाती है तो पता चलता उनका जो बेटा होता है, इधर मनीष और दूसरी तरफ पूजा दोनों हम बिस्तर हुए पड़े। इस तरह के नज़ारा देखकर सनस रह जाती है और उसी वक्त डांट फटकार लगा कर लग जाती है कि बेटा आज के बाद पूजा अपने घर में और ना पूजा तुम्हारी ज़िंदगी में आना है। लेकिन इसी बात को लेकर जो होता है वहाँ राधा और इधर मनीष के बीच झगड़े हो जाते हैं और वहीं राधा अपने बेटे को 3-4 बार हाथ लगा, जिसकी वजह से वही मनीष के मन में खुन्नस बैठ जाता है और वो उसी वक्त कह भी देती है कि आखिर अगर जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में यह लड़की का वास रहेगा तब तक हम तुम्हारी जीवन को कभी सुख में नहीं। समझ लो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में पूजा आई तो समझ लो हम नहीं रहेंगे, और अगर आई तो ज़बरदस्त समझ लो कि फिर तुम इस ज़मीन जायदाद से बेखल हो जाओगे। क्योंकि राधा के नाम से वसीयत जो होता पहले से बड़ा होता है, जिसकी वजह से अब मनीष के मन में डर बैठ जाता है कि हम अगर प्रेमिका से शादी करेंगे तो वसीयत तो जाएगी, फिर हमारी ज़िंदगी नरक हो। जिसकी वजह से अब मनीष दर दर अपनी माँ को अपनी दुश्मन समझ लेता है। जब भी सामने पड़ता तो दुश्मन की तरह बात करता, लेकिन राधा समझ जाती कि चलो बचपना निकल जाएगा तो मनीष अपने रास्ते पर आ जाए सुधर। जिसकी वजह से अब राधा मनीष के ऊपर थोड़ी बहुत भावना भी दिखाती, लेकिन मनीष ठहरा दुश्मन समझने वाला, जिसकी वजह से अब मनीष अपनी माँ राधा को अपने रास्ते से हटाने का खतरनाक षड्यंत्र भी रच लेता है। वह सोच लेता है कि ज़मीन जायदाद का जो वसीयत अपने नाम भी हो जाएगा, नहीं तो हमारी माँ कब ना जाने कब वकील कर कर हमारी बहनों के नाम सारी वसीयत कर देंगे तो हम इस दुनिया के कहीं नहीं रहेंगे। जिसकी वजह से वह सोच बैठता है ये अपनी वसीयत भी अपने नाम हो जाएगा, अपनी प्रेम का भी अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से। फिर खतरनाक प्लान में अब मोड़ मचाना शुरू कर देता, काफ़ी सारे क्राइम सीरियल को भी देखना शुरू कर देता है। और जैसे ही 28 फरवरी का ही अब वही रात का लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अपनी माँ को गहरी निद्रा में सोते हुए देखता, पास पहुँचता, वहीं एक गेहूँ काटने वाला हथियार होता, फिर लेता, उसी से अपनी माँ के ऊपर बार बार प्रहार करता। इस दुनिया को जब छोड़ के चली जाती है फिर वहाँ घंटों बैठ कर सोचने लग जाता, फिर अपनी बाइक उठाता, फिर वहाँ रोड पे जाता है, वहाँ आनंद लेता है, सोच लेता है कि हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा ताकि पुलिस का हथकंडे हमारे गले तक ना पहुँचे। जिसकी वजह से वही नाटक करता है, फिर घर पहुँचता है और फिर बगल वाले डॉक्टर के पास पहुँचता, उनको झूठी कहानी बुन देता है। और उसी भी इसकी खबर इसने लता को जब लगता है, इसलिए लता पहुंचती है, बार बार यही बात दोहराती है कि आखिर माँ की हत्या किसने की। जिसकी वजह से इधर मनीष के मन में शंका हो जाता है, क्योंकि मनीष कोई ऐसा साथी अपराधी था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने थाने में टूट ही जाता है, अपना जुर्म अब कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई जो कहानी बतलाते सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है, रोंगटे होते हैं, वह खड़ा सा हो जाता कि आखिर जो माँ अपने बेटे के लिए दिन दिन मंदिरों में माथा टेकी, वही बेटा अपनी माँ की ज़िंदगी को इस तरह मिटा भी सकता है। और लोग सुनकर उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब मनीष को ले जाती, वहाँ के गुण पेश कर देती कोर्ट में। मनीष के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और मनीष के घर में मौजूद पाँचों के पाँचों जो बहनें होते हैं वह सोचने पर इस बात को मजबूर हो जाती है कि वह अपने इकलौते भाई को बचाए, कि अपनी माँ के हत्यारे को अब इस दुनिया में ना रहने की सज़ा दिलवाएं। काफ़ी सारे सवाल लोगों के जहन में घेर जाते हैं, लेकिन दोस्तों हर किसी को यह कहानी भी झकझोर जरूर जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।